अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर, जिसका वो नाम है सेल सिग्नलिंग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पिछला जो लेक्चर है उसमें आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर मैं आपको फिर से दोबारा समझा सकती हूँ। तो आज हमारा चैप्टर किस बारे में है? सेल सिग्नलिंग। मतलब कि सेल हमारी जो होती है वो दूसरे सेल को सिग्नल कैसे भेजती है, अपना मैसेज कैसे भेजती है, उसी के बारे में है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। सेल सिग्नलिंग में होता क्या है? तो जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि बाहर कोई आइसक्रीम आई है और आपके पास पैसे नहीं है, ठीक? या आप क्या हो, ये आप हो, यहाँ पे क्या है कि आपकी बहन है। अगर आपके पास पैसे नहीं है आइसक्रीम के लिए तो आप क्या करोगी कि अपनी बहन से जाकर बोलोगी कि मुझे पैसा दे दो, हमको आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिग्नल बना रही हो ना, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक सिग्नल बना रही हो। तो भी वही चीज़ सेल में भी होता है। सेल सिग्नलिंग में अगर एक सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो दूसरी सेल से सिग्नल बना के क्या करेगी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगी, ठीक? जैसे मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म बाई सेल सिग्नलिंग क्या होता है? एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म होता है बाई विच सेल डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। क्या करता है कि हमारे जो सेल सिग्नलिंग होता है, सेल हमारे क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म होता है जिसमें क्या करेगा कि हमारी सेल जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, मतलब जो बाहर का स्टिमुलस होगा, उद्दीपक होगा, उसको पहले क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, मतलब कि पहचानेगा, फिर उसको रिस्पॉन्स करेगा, फिर जाकर हमारा कम्युनिकेशन करेगा किसके बीच में, सेल के बीच में। इतनी चीज़ समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कि अभी इस सेल को क्या है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक? अब ये क्या करेगा कि इस सेल के पास मैसेज भेजेगा कि मुझे ये चीज़ दे दो। मान लो कि इस सेल को ग्रोथ की ज़रूरत है और उसके पास वो मॉलिक्यूल नहीं है, तो क्या करेगा, ये सेकेंड वाली सेल को मैसेज भेजेगा। बट क्या हो रहा है कि इसके पास भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके पास मैसेज भेजेगा कि हमको एक को क्या देना है, एक ग्रोथ का मॉलिक्यूल देना है, तो अगर आपके पास प्रेजेंट है तो हमको दे दो। फिर सी वाला क्या करेगा, सेल इसके पास भेजेगा, फिर यही बी क्या कर देगा, ए को भेज देगा। यही हमारा होता है सेल सिग्नलिंग। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक दूसरे को सिग्नल देकर कैसे अपनी ज़रूरत को सेल कैसे अपनी ज़रूरत को पूरा करती है, उसी के बारे में ये हमारा चैप्टर है। आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं सेल सिग्नलिंग को। जैसे कि अभी आपको किसी के पास मैसेज भेजना है किसी चीज़ का, ठीक है, बट आपके पास उस बंदे का नंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे कि किसी और से उसका नंबर पहले मांगोगे, फिर जब आपको उसका नंबर मिल जाएगा तब जाके आप उसको मैसेज भेज देंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई है कि सेल सिग्नलिंग होता क्या है, ठीक? अब हमारा है कि सेल इंटरेक्शन, मतलब सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करती हैं उसके बारे में है। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ आपको। मान लीजिए कि हमारे एक ये सेल है, ठीक, और एक ये सेल है। अब आप लोग को पता है कि हमारी बॉडी में एक दो सेल तो है नहीं, करोड़ों अरबों लाखों क्या होते हैं, हमारे सेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब एक ये जो मैसेज भेज रहा है सेल और जो टारगेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज मेरे लिए ही आया है? तो क्या होता है कि हर सेल के पास क्या होता है, खुद का अलग अलग क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और ये रिसेप्टर का जो क्या प्रेजेंट होगा, हर सेल के पास अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। अब ये रिसेप्टर का साइज़ भी क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये कि ये एक्सेप्ट करता है मैसेज को। जैसे गोल के लिए क्या होता है, ये गोल के लिए रिसेप्टर कैसा होगा, हमेशा इस टाइप का बना होगा, ठीक? और ये जो ऐसे बॉक्स की तरह है, इसके लिए इस तरह के मैसेज के लिए रिसेप्टर हमेशा ऐसा बना होगा। और ऐसे के लिए ऐसे करके क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, मतलब कि सबके साइज़ का रिसेप्टर अलग अलग होगा। इसीलिए जैसे अगर मान लो इस सेल के पास से क्या है कि जो मैसेज मॉलिक्यूल जो है ये गोल गोल है, तो इसके पास रिसेप्टर कैसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा, ताकि ये जो मॉलिक्यूल है, जो मैसेज निकल रहा है, ये इसको एक्सेप्ट कर ले। तभी क्या पता चलता है, एक सेल को पता चल जाता है कि ये मैसेज मेरे लिए है आया है, तभी वो जाकर क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे ताला चाबी का ले लो। अब हर अलमारी की
क्या होती है कि चाबी अलग अलग होती है, और जो ताला होता है उसका जो शेप रहता है अंदर से वो थोड़ा चेंज बना होता है, इसलिए सबकी चाबी अलग अलग होती है। वरना ऐसा नहीं हो जाता कि किसी भी घर में कोई चोर डाकू अगर मतलब ताला चाबी सबका एक ही जैसा होता, कोई भी अंदर आसानी से एंटर कर जाता और सारी अलमारी खोल डालता होता ना। इसलिए सबका क्या होता है कि स्ट्रक्चर अलग अलग बनाया होता है, इसकी चाबियाँ भी अलग अलग होती है। वैसे ही क्या होता है, हर मॉलिक्यूल के लिए जो रिसेप्टर होता है वो हमेशा अलग अलग होगा। अगर ये हमारा गोल्ड मॉलिक्यूल है और इसमें हम ये वाला रिसेप्टर लगा देंगे तो ये जाके इसमें नहीं फिट हो पाएगा ना, तो इसलिए इसके लिए इस गोल्ड के लिए ऐसे ही रिसेप्टर बना होता है। तभी क्या होता है कि एक मैसेज एक सेल दूसरे सेल के मैसेज को एक्सेप्ट कर पाता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही आया है। जैसे मान लो कि अभी हमारे ये एक सेल है, ठीक, इसको ज़रूरत पड़ गई किसकी, ग्रोथ की ज़रूरत पड़ गई। अब यहाँ पे है इतना हमें बताइए ना कि जैसे अरबों लाखों करोड़ों होते हैं, अब उसमें ये एक सेल बेचारा कैसे बता पाएगा कि ये मैसेज आपके लिए है, या दूसरा कैसे पता लगा पाएगा कि ये मैसेज मेरे लिए ही आया है। तो अब यहाँ पे अरबों लाखों करोड़ों है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो गोल गोल सा है और किसी एक के ऊपर मान लो इसके ऊपर क्या है, रिसेप्टर ऐसा लगा है, ठीक। तो ये जब ये मैसेज अपना भेजेगा तो ये वाला सेल जो है ये समझ जाएगा कि ये मैसेज मेरे लिए आया है, तो ये तुरंत उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिर इसके पास अगर उस चीज़ का मॉलिक्यूल होगा तो उसको दे देगा और ये वाली सेल जो है ये अपनी ज़रूरत को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। अब सेल सेल इंटरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखिए जैसे इंडिविजुअल सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन हो गए, टुगेदर कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस द बॉडी ग्रोथ। होम्योस्टेसिस क्या होता है, मतलब कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करने में जितनी भी इंडिविजुअल सेल्स होती हैं, इंडिविजुअल मतलब कि जितने भी लिविंग सेल हो गए, हमारे ये हो गए एनिमल्स हो गए, हम लोग इंसान हो गए, ये सारे इंडिविजुअल सेल जितनी होगी, जितनी भी टिश्यूज़ हो गए हमारे, और जो ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कम्युनिकेट करते हैं। हमारा एक जो बॉडी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, किसको मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस द बॉडी ग्रोथ, मतलब कि हमारी जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक। एवरी सिंगल सेल कंट्रीब्यूट इन द इंटीग्रेटेड लाइफ प्रोसेस। जितनी भी एवरी सिंगल सेल मतलब जितनी भी हमारी सेल होंगी सारी क्या करती हैं, हमारी इंटीग्रेटेड लाइफ प्रोसेस में क्या करता है कि कंट्रीब्यूट अपना हिस्सेदारी करता है। ये नहीं है कि सिर्फ एक सेल हमेशा, ये ऐसा तो नहीं है हमारे अरबों और लाखों करोड़ों में बस एक ही सेल काम कर रही है वो हमारी बॉडी के लिए, नहीं। हर सेल जितनी भी हमारी बॉडी में है, हर सेल का क्या होता है, मतलब शेप सबका अलग अलग भी होता है और क्या होता है, सबका एक अलग अलग काम होता है, ठीक है। जैसे न्यूरॉन सेल अलग होती है हमारी, रेड ब्लड सेल अलग होती है, वाइट ब्लड सेल अलग होती है, सबका क्या होता है, एक उनका अलग काम होता है, ठीक है। दिस इज़ ओनली पॉसिबल ऑफ द सेल हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये सिर्फ क्या होता है कि दिस इज़ ओनली पॉसिबल ऑफ सेल, ये सिर्फ सेल में ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमको इसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस जनरेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड रिस्पॉन्स टू चेंज अकरिंग इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या होता है कि ये सिर्फ सेल में ही एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो गया उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इधर से उधर, और क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं हमारे किसमें, सेल मेम्ब्रेन में करेंगे, ठीक। क्या करेंगे सेल, ये एक इलेक्ट्रिकल जनरेट करेंगे हमारे सेल मेम्ब्रेन में, ताकि क्या होगी जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है सेल मेम्ब्रेन का, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अभी हम बोल सकते हैं, वो क्या हो, जो चेंज हो सके, ठीक। इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब कि अंदर का और बाहरी जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो सके, ओके। यहाँ पे मैं एक लाइन बताई थी यहाँ पे कि जितनी भी एवरी सिंगल सेल कंट्रीब्यूट इन द इंटीग्रेटेड लाइफ प्रोसेस, ये लाइन बताई थी। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि एक एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ कि मैं बताई कि जितनी भी हमारी सेल होती हैं उनका क्या काम होता है कि हमारी जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है इसमें हिस्सेदारी लेती है, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ तो उससे ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लो कि अभी हमारे घर में क्या है, शादी पड़ रही है, ठीक। क्या है कि मेन काम हमारे क्या है कि शादी को अच्छे से निपटाना,
ठीक, मेन काम तो यही है। अब हमारी फैमिली में अलग अलग मेंबर होते हैं, चाचा के बेटे हो गए, मामू के बेटे हो गए, सबका क्या करते हैं, जैसे मान लो ये सब अलग अलग पर्सन हैं, ठीक, और सबको क्या हुआ कि अलग अलग काम दे दिया गया। किसी को बोल दिया गया कि आपको बाराती को संभालना है, किसी को बोल दिया गया कि जो गेस्ट है उनको संभालना है, किसी को ये बोल दिया गया कि खाना वाला जो सिस्टम है आपको संभालना है। सबको क्या कर रहे हैं कि जो मेंबर हैं घर के, उनको काम अलग अलग बांट दिया, लेकिन सबका मेन काम जो है, अगर एक मेन काम बोलो तो क्या है कि ये शादी जो है वो अच्छे से निपट जाए, है ना। क्या है कि क्या बोल रही हूँ मैं कि जो मेंबर हैं, घर के जो मेंबर हैं, उनका मेन काम जो है क्या है कि ये शादी है जो उसको अच्छे से निपटा दी जाए, लेकिन सबका काम क्या है कि अलग अलग बांट दिया गया है कि आपको ये देखना है, दूसरा किसी को खाना देखना है, किसी को बाराती देखना है, लेकिन मेन काम क्या है कि शादी अच्छे से निपट जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है, सबका काम अलग अलग होगा, ठीक। किसी सेल का कुछ काम कोई ग्रोथ करवाएगा तो कुछ करवाएगा कोई, किसी का, सबका क्या होगा कि काम अलग अलग होगा सेल का, लेकिन उसका मेन काम क्या होगा हमारी सेल का कि हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे, ठीक। मेन काम यही होगा। इतनी चीज़ समझ में आई। अब ये हमारा है कि जो सेल सिग्नलिंग होता है वो कितने टाइप का होता है, हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। सिग्नलिंग कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के। एक होता है इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, एक होता है इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग। इंट्रासेल्युलर सिग्नल आर प्रोड्यूस बाय द सेम सेल दैट रिसीव द सिग्नल। इसमें क्या कह रहा है कि जो इंट्रासेल्युलर सिग्नल होता है, जो भी प्रोड्यूस करेगा सिग्नल, वो खुद ही को फिर क्या करता है कि ले लेता है, मतलब कि सिग्नल जो प्रोड्यूस करेगा फिर सेम करेगा, वही फिर रिसीव कर लेगा। जैसे अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि मान लो एक हमारा क्या है, यहाँ पे सेल है, ठीक। अब यहाँ पे एक वही सेल जो होगा उसी में खुद का एक रिसेप्टर ही लगा होगा, और उसी में क्या होंगे, उसके मैसेज वाला सिग्नल वाला मॉलिक्यूल भी पाया जाएगा। तब इसमें से जो भी सिग्नल निकलेगा और उस रिसेप्टर को, जो रिसेप्टर लगा होगा सेल में, उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके पास अगर वो चीज़ें मौजूद होगी तो उसको दे देगा एक मॉलिक्यूल, वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेगा। इसमें मतलब यही होगा कि एक ही सेल में क्या होगा, सिग्नल और रिसेप्टर दोनों मौजूद होंगे। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि सिग्नल के लिए अलग होगा, रिसेप्टर के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है ना कि सेम सेल, मतलब कि वही सेल क्या करेगी कि सिग्नल, मतलब कि जो वही सेम सेल होगी वही करेगी, क्या करेगी कि मैसेज को एक सिग्नल भेजेगा और रिसीव भी करेगा। यही हमारा क्या होगा इंट्रासेलुलर में। अब हमारा एक है इंटरसेलुलर सिग्नलिंग में। इट रिफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। इंटरसेलुलर सिग्नल ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी। कैसे करेगा ट्रैवल, बॉडी के हेल्प से। दिस परमेंट स्पेसिफिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस सिग्नल दैट एक्ट ऑन डिफरेंट टिश्यूज। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इंक्लूड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक अलग सेल होगा जिसके पास क्या होगा कि खुद का मॉलिक्यूल होगा, और एक अलग सेल होगा जिसके पास खुद का एक क्या होगा, रिसेप्टर मौजूद होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि क्या है कि रिसेप्टर उसका हो गया मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। और मैं बताई थी कि ना कि जो गोल से रिसेप्टर होगा उसका मॉलिक्यूल ऐसा होगा, चौकोर के लिए मतलब कि ऐसे थोड़ा तो इस बॉक्स टाइप का, उसके लिए रिसेप्टर हमारा अलग होगा। जैसे मान लीजिए एक सेल ए है, उसका खुद का सिग्नल होगा, और जो सेल बी है उसके पास खुद का एक रिसेप्टर होगा। अब इसके पास मान लो कि ग्रोथ का कोई मॉलिक्यूल कम पड़ गया, तो अब ना ये एक मैसेज किसको भेजेगा, सेल बी को भेजेगा। अगर उसके पास वो चीज़ें मौजूद होगी तो क्या करेगा कि उस मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके पास अगर वो चीज़ें मौजूद होगी सेल बी के पास, तो वो सेल ए को कुछ चीज़ें क्या होगा, दे देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लिया कि सेल बी एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसको दे दिया, ठीक। तो अपनी चीज़ें क्या है, अपनी ज़रूरत को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। इंट्रा में क्या होगा कि एक सेल के पास खुद का ही सिग्नल और रिसेप्टर होगा, वो खुद को ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और खुद ही क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और इंटर में क्या होगा कि अलग अलग होंगे, एक के पास सिग्नल होगा, एक के पास टारगेट। इसे हमको जिसके पास रिसेप्टर होता है उसको टारगेट सेल भी बोलते हैं। तो ये रिसेप्टर को एक्सेप्ट करेगा, अगर उसके पास क्या होगा कि मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो उस सेल ए को दे देगा, फिर वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेगा। इसमें यही होता है इंटरसेलुलर में। और जो जिस पे रिसेप्टर लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, टारगेट सेल हम बोलते हैं, ठीक। अब क्या होता है इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर, ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि इंटरसेलुलर सिग्नलिंग जो होता है, इसके भी अलग अलग पाथवे होते हैं। जैसे हम लोग के घर का क्या होता है, अभी एक हम मान लो ये हमारा घर है, ठीक। अब हमारे घर
तक आने का अलग अलग रास्ता होता है, मतलब कि एक पाथ होता है ना कि कोई एक रास्ते से आ सकता है, कोई दूसरे रास्ते से आ सकता है। वैसे क्या होता है इंटर सेलुलर सिग्नलिंग में भी अलग अलग होता है। पहला होता है हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा कि जो सेल होगा वो खुद को ही टारगेट करेगा। अ सेल टारगेट इटसेल्फ, मतलब कि सेल क्या होगा खुद को टारगेट करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है हमारा, इसके अंदर मॉलिक्यूल है और उसी के अंदर ही क्या है रिसेप्टर मौजूद है। अब मॉलिक्यूल क्या हुआ कि रिसेप्टर के पास मैसेज भेजा या सिग्नल भेजा और उसके पास अगर कोई चीज़ मौजूद होगी तो उसको दे देगा, फिर वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेगा। ऑटोक्राइन यही होगा कि खुद को ही टारगेट करेगा, खुद का ही क्या होता है सिग्नल होता है और खुद का ही हमारा रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग, एक होता है ये दूसरा पाथवे है जिसमें क्या होगा कि ए सेल सिग्नल्स अ नियर बाई सेल सिग्नलिंग पाथवे इन विच अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द सिग्नलिंग सेल डिफ्यूज टू नियर बाई टारगेट सेल फॉर लिसिटिंग अ रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो सेल हैं और दो सेल क्या होंगे नियर बाई होंगे, ये नहीं कि बहुत दूर दूर नहीं होगी, नियर बाई। जैसे ये एक मान लो जो एक सेल ए है सेल बी है और इतनी ही नज़दीक होगी, ज़्यादा दूर दूर नहीं होगी। ठीक, ये मान लीजिए क्या है सेल ए है, ये सेल बी है। ठीक, इसमें क्या लिखा है नियर बाई लिखा है, तो मतलब कि बहुत दूर नहीं होगी, नज़दीक नज़दीक ही होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब कि ज़्यादा दूर बनाती हूँ लेकिन इतना दूर दूर नहीं रहेगा, नज़दीक ही रहेगा। तो देखिए जैसे दिखाने में उतना ही नज़दीक होगा। अब क्या होगा कि नियर बाई सेल को क्या करेगा टारगेट करेगा। हमारे यहाँ पे एक सिग्नलिंग सेल है, एक क्या है सिग्नलिंग सेल और दूसरा एक क्या है टारगेट सेल है। अब इसके पास क्या है सिग्नलिंग सेल जो है इसको हम मान लेते हैं ए और जो टारगेट सेल है हम इसको क्या मान लेते हैं बी। अब मान लो जो सिग्नलिंग सेल के पास कोई ग्रोथ का मॉलिक्यूल कम है तो क्या करेगा कि वो सिग्नल टारगेट सेल को मतलब सेल नंबर बी को क्या करेगा कि मैसेज भेजेगा, ये सिग्नल भेजेगा कि हमको इसकी ज़रूरत है, आप हमको दो। तो वो रिसेप्टर के पास पहले जाएगा मॉलिक्यूल, अगर उसके पास वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अंदर अपनी बॉडी में क्या करेगा कि एक्सेप्ट कर लेगा। कौन करेगा टारगेट सेल जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है रिसेप्टर। ठीक, एक्सेप्ट कर लेगा। अब उसके अंदर अगर ग्रोथ करने वाला कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा ठीक, तो क्या करेगा कि अपने कुछ मॉलिक्यूल उसको सिग्नल ए को दे देगा। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि सिग्नल सेल नंबर ए जो है सेल बी को कोई मैसेज दिया लेकिन उसके पास कोई वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो सेल बी क्या करेगा सेल सी को मैसेज भेजेगा। तो ऐसे करते करते हमारी ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मॉलिक्यूल निकला, फिर टारगेट सेल के पास गया, वहाँ पे रिसेप्टर होता है, उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उसको सेल ए को सिग्नलिंग सेल को दे देगा, फिर वो अपना काम क्या कर लेगा पूरा कर लेगा यहाँ पे। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसमें क्या होगा कि नियर बाई सेल को जो मतलब नज़दीक नज़दीक होंगी, ज़्यादा दूर नहीं होंगी, ऐसे सेल को ही हम क्या कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। अब होता है एक एंडोक्राइन सिग्नलिंग, अ सेल टारगेट अ डिस्टेंस सेल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम signaling pathway in which message hormone secreted by endocrine cell are transported to distant target cell blood for eliciting a response is known as endocrine signaling। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैं उसमें बताई थी पैराक्राइन सिग्नलिंग में कि नियर बाई सेल थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा डिस्टेंस पे होगा, दूरी दूरी पे होगा। देखिए यहाँ पे दिखा रही हूँ ना कि जो पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या था कि नियर बाई था, ज़्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन एंडोक्राइन में क्या होगा कि दूरी दूरी पर होगा हमारा जो सेल है। देखिए मान लो इतनी दूरी पर तो होगा ही होगा, और इतनी दूरी पर भी इससे मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऐसा नज़दीक नज़दीक होंगे, नहीं होंगे, दूरी पर होंगे। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो किसके हेल्प से रिसेप्टर के पास जाएगा, हमारे एक बॉडी फ्लूइड होगा जो कि हो सकता है हमारा हार्मोन हो सकता है और ब्लड हो सकता है। उसके थ्रू क्या होगा कि हमारा मॉलिक्यूल हमारे रिसेप्टर के पास तक जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक, मॉलिक्यूल मतलब कि कोई भी मैसेज है, तो मान लीजिए ये सेल ए है, ये सेल बी है, ठीक, और हमारे मॉलिक्यूल जो है किसके हेल्प से जाएगा, यहाँ पे देखो लिखा है ना कि हार्मोन या तो हमारा क्या है कि ब्लड स्ट्रीम के हेल्प से। तो ये बॉडी फ्लूइड क्या हो सकता है, बॉडी फ्लूइड में हार्मोन हो सकता है या तो हमारा ब्लड हो सकता है। अब ये क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है हमारे मैसेज है वो ब्लड स्ट्रीम या तो हार्मोन के थ्रू क्या होगा कि रिसेप्टर तक जाएगा, और अगर उसके पास मैसेज प्रेजेंट होगा उसके अबाउट तो उसको कुछ मॉलिक्यूल दे देगा और फिर सेल ए क्या करेगा कि अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेगा। यही हमारा होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग होता है।
दो तीन चीज़ समझ में आ गई ना। एंडोक्राइन में क्या होगा कि फ्लूइड की हेल्प से होगा, पैराक्राइन में हमारा क्या होगा कि नियर बाई सेल की हेल्प से होगा, ऑटोक्राइन में खुद को ही टारगेट करेगा। तो अब नेक्स्ट हमारा एक है ये गैप जंक्शन होता है, ये फोर्थ हमारा पाथवे जिसे हम डायरेक्ट सिग्नलिंग या गैप जंक्शन भी बोल सकते हैं। और इसी गैप जंक्शन को हम क्या कॉन्जुगेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है, डायरेक्ट सिग्नलिंग या गैप जंक्शन, या क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अ सेल टारगेट अ नीबरिंग सेल थ्रू अ गैप जंक्शन। तो क्या होगा कि इसमें जो सेल होगा कैसे टारगेट करेगा, नीबरिंग सेल को टारगेट करेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे कि एक सेल है वो आपस में आकर मिलेंगी, आपस में पहले आकर मिलेंगे। मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये आपस में आकर पहले मिलेंगी, फिर इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक गैप की तरह बन जाएगा, एक रास्ता की तरह बन जाएगा, उसे गैप जंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक सेल है और ये एक सेल है, ये आपस में आकर पहले एक दूसरे से मिलेंगी, दूर दूर नहीं होंगी, सेल आपस में मिलेंगी, पहले उनके बीच में गैप बन जाएगा। ये सेल मान लो ए है, ये सेल बी है, ठीक। ये आपस में क्या हुई, आपस में देखो आकर मिली है, अगर मिली है तो उनके बीच में एक रास्ता सा बन गया, एक ब्रिज बन गई है, एक गैप बन गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन बोलते हैं। इसी गैप जंक्शन से क्या होगा कि हमारी जो मॉलिक्यूल होंगे वो सेल बी के पास जाएगा, और सेल बी का जो मॉलिक्यूल है उस सेल ए के अंदर जाएगा। और इस एक बात का याद रखना कि इसमें रिसेप्टर नहीं होता है, रिसेप्टर नहीं होगा, और जो मॉलिक्यूल होगा वो गैप की हेल्प से क्या आ जाएगा, सेल बी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और सेल बी का जो होगा सेल ए के अंदर चला जाएगा, और इसमें कोई रिसेप्टर नहीं होगा। ये और ये देखो, ये सेल को क्या बोलते हैं, सिग्नल सेल बोलते हैं, और उसको सेल बी को टारगेट सेल हमेशा बोलेंगे। क्या हो जाएगा इसमें, गैप जंक्शन में एक ब्रिज की तरह बन जाएगा, एक गैप की तरह बन जाएगा, ताकि जो भी उसके मॉलिक्यूल है वगैरह वो सब सेल बी में चला जाए और बी वाला ए में आ जाए, ठीक है। तो चीज़ समझ में आ गई। अब स्टेप 4 इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है, और ये स्टेप जो अभी सब चीज़ें बताई हूँ अब उसी को शॉर्ट में करके स्टेप दिया है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं वैसे, बस एक स्टेप की तरह से पढ़ लो कि क्या क्या होता है, जो भी सब बताई वही चीज़ है। और एक चीज़ याद रखना कि जितना भी ये सब ऊपर पाथवे बताई हूँ, अगर उसके बारे में बता दो कि थोड़ा थोड़ा कि कैसे ये टारगेट करता है, और इसका जो फिगर है वो बना देना, तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मेन तो यही है ना कि कैसे टारगेट करता है, कौन से सेल को करता है। अब इंटरसेलुलर सिग्नल में क्या होता है कि पहले सेल जो होगा ट्रिगर सिग्नल, हमारी जो सेल होगी वो क्या करेगा कि पहले उसमें सिग्नल हमारा क्या होगा, ट्रिगर होगा, फिर जब ट्रिगर हो जाएगा तो सिग्नल का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होने के बाद सिग्नल ट्रांसपोर्ट होगा टारगेट सेल के पास, टारगेट होने के बाद क्या होगा कि उसी का रेगुलेशन होगा अदर सिग्नलिंग पाथवे, अलग अलग पाथवे की हेल्प से जो अभी बताई हूँ उसके हेल्प से क्या होगा कि हमारा जो सिग्नल होगा वो अदर सेल के पास जाएगा, ठीक। एक चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या है, सेल एडिशन, मॉलिक्यूल वाला है, सेल एडिशन।